हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम एक सेट पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो हमारा इस संडे को हुआ था। तो इनके आंसर्स मैं दे रहा हूँ और आंसर्स लॉजिकल हैं, थोड़े ग्रामेटिकल हैं, फैक्चुअल हैं। तो आप इनको नोट करते जाइए, रजिस्टर और पेन हाथ में रखिए, क्योंकि कोई भी बात मैं बताता हूँ उसके पीछे एक सेंटेंस नहीं, उसके पीछे कई सेंटेंसेस छुपे होते हैं। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अगर आप ढंग से समझते हैं तो उस कॉन्सेप्ट से कई सेंटेंसेस इजीली बन जाते हैं। और वोकेबलरी भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं रूट वर्ड्स भी कुछ डिस्कस करूं आपसे। तो रजिस्टर और पेन साथ लेकर बैठिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर है। इसके अंदर बात कर रहा है सबसे पहले ग्रामेटिकल एरर की। तो व्हेन यू हैड बीन इन स्कूल यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। देखो, जब जब भी है ना, हम कोई भी टॉपिक करते हैं, टेंस कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं, हमने टेंस किया, अब हमें पता है सेंटेंस के अंदर टेंस एरर है, तो हम इजीली वर्ब के अंदर एरर फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता है नाउन एरर है, तो नाउन एरर है, तो हम नाउन के अंदर एरर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब हमें ये पता ही ना हो कि सेंटेंस नाउन में है, प्रोनाउन में है, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, कहाँ है, तो फिर तो मिसलेनियस हो गया, कहाँ एरर है। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये कि आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। जी हाँ, ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेशन का सबसे अच्छा तरीका तो यही है, इंग्लिश में पढ़ा और इंग्लिश में ही समझ में आ गया। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में ऐसा हो नहीं पाता है, तो कम से कम आप इतना कीजिए कि एक इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। और फिर उसके अंदर आप ये देखिए कि टाइम को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि वर्ब का कोई भी टॉपिक होगा उसके अंदर टाइम को अवॉइड किया जाएगा तो आप सही ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे। आप सिर्फ यह देख पाएंगे कि सेंटेंस की इंग्लिश की हिंदी क्या बन रही है, सिर्फ ये देख पाओगे, गलती क्या है ये नहीं समझ में आ पाएगा। इसके लिए करना क्या है, करना यह है कि टाइम को भी आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने जनरल पॉइंट पर बात करी, बात इसकी नहीं थी, जनरल पॉइंट पर बात करी। अब इसे पढ़ लेते हैं। व्हेन यू हैड बीन इन स्कूल, अगर उसने हैड बीन बोला कि अगर तुम स्कूल में हो, जब तुम स्कूल में हो, तो अगर हैड बीन बोल रहा है तो मीन्स वो प्रेजेंट से नाउ, अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, हैड बीन बोलकर वो पास्ट में चला गया। इज टॉकिंग अबाउट इन पास्ट कि व्हेन यू हैड बीन इन स्कूल यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। और अगर हम शुड प्लस वी वन लगाते हैं तो मीन्स हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो देखो, जैसे मैं कहता हूँ यू शुड वर्क हार्ड, मैंने आपको एडवाइस दिया, यू शुड वर्क हार्ड, मीन्स जिस मोमेंट मैंने आपको एडवाइस दिया तो वर्क हार्ड तो आप फ्यूचर में ही करोगे ना, ये तो आप समझे। तो यहाँ पर ये जो शुड फोकस है ये फ्यूचर को बता रहा है, ये पास्ट को बता रहा है, तो ये क्लैश कर गया, ये क्लैश कर गया। अब क्लैश कर गया तो भाई किसे फोकस करें। तो बेटा फोकस अगर हम करें, जहाँ पर अगर भाई ट्रांसलेशन की बात है तो फोकस हम जिसे करें, तो यहाँ पे हैड बीन को, इसको भी आप फ्यूचर बना दो। तो फ्यूचर के अंदर या तो हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं या फिर फ्यूचर टेंस। तो हैड बीन की जगह फ्यूचर तो यू के अकॉर्डिंग आर लगा दो, बीन की फॉर्म जो हो जाएगी वो आर हो जाएगी। व्हेन यू आर इन स्कूल, जब तुम स्कूल में हो, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। तो कह रहा है कि इसी को प्रेजेंट क्यों बनाया, इसके अकॉर्डिंग, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर इसको ही क्यों बनाया, इसमें चेंज क्यों नहीं किया। इसे भी तो फ्यूचर कर सकते, पास्ट कर सकते थे। हैड बीन है तो शुड हैव फोकस्ड कर देते, ये भी तो हो सकता है। तो बेटा एक बात बताऊं, आप इस सेंटेंस को अगर पढ़ पा रहे हैं ना, तो इसके अंदर एक जनरल फैक्ट है, इसमें एक जनरल फैक्ट है कि जो अक्सर होता है, ये हर स्टूडेंट के लिए बात है। व्हेन यू आर इन स्कूल, जब तुम स्कूल में हो ना, यू मतलब कोई भी स्टूडेंट, जनरल फैक्ट, ये किसी पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहा है। तो व्हेन यू आर इन स्कूल यू शुड फोकस ऑन स्टडीज। तो जब तुम स्कूल में हो तो स्कूल में आप अपनी स्टडीज पर फोकस करें आप अपनी स्टडीज पर। तो इसलिए एक जनरल फैक्ट की बात कर रहा है, तो इसलिए इसे हमने प्रेजेंट के अंदर एक एडवाइस दिया कि फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। तो आंसर जो हो जाएगा इस हिसाब से ए। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। तो इसके अंदर भी अगर हम देख पा रहे हैं तो ग्रामेटिकल एरर है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर की बात कर रहा है। तो थॉमस इज ए मैन, कि थॉमस जो है इज ए मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड होता है वचन का पक्का, जिसको अपने शब्द बोलता है तो उन शब्दों पर खरा उतरता है, मैन ऑफ वर्ड। हु हैव बीन प्लेइंग बैक हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी
इन इंस्टॉलमेंट, तो पेइंग पे वो वापस कर रहा है कि भाई वो थॉमस जो है ना अपने वादों का पक्का है, जो चुका रहा है अपने आप उधार लिया हुआ पैसा इंस्टॉलमेंट में चुका रहा है। अब देखिए इसके अंदर एरर क्या है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं थॉमस इज ए मैन, कि थॉमस है ना वो आदमी है कि भाई क्या कहते हैं मैन ऑफ वर्ड, थॉमस जो है मैन ऑफ वर्ड है, कि मैन ऑफ वर्ड है तो वो कौन कौन सा मैन ऑफ वर्ड है, तो थॉमस को यहाँ पे कहता है मैन ऑफ वर्ड, तो ये जो मैन ऑफ वर्ड को है ना वो डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, तो ये जितना भी है ना, ये जितना भी है, ये क्या हुआ ये जितना भी है ये सारे का सारा डिस्क्रिप्शन है। किसका डिस्क्रिप्शन है? ये कहें तो ये एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हो, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है थॉमस इज अ मैन, इस मैन का। तो इस मैन का जो ये डिस्क्रिप्शन है, तो बात किसकी कर रहा है, पे कौन कर रहा है, ये क्या कहते हैं सारी चीजें, तो ये मैन ऑफ वर्ड कौन, थॉमस ही तो पे कर रहा है। तो थॉमस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब जो लगेगी सिंगुलर वर्ब हैज बीन हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो थॉमस की, तो यहाँ पर हैज़ बीन प्लेइंग हो जाएगा, पेइंग हो जाएगा, प्लेइंग नहीं है पेइंग, तो पेइंग बैक वो चुका रहा है, तो हैव की जगह हैज़ यूज़ करें तो आंसर जो होगा, तो थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड हु हैज़ बीन, तो डी के अंदर ये होगा, डी आंसर, हैव की जगह आप हैज़ करें क्योंकि थॉमस की बात कर रहा है, थॉमस जो है वो अपना उधार लिया हुआ पैसा चुका रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं 54 पर आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शांति आज, अब ये इनडायरेक्ट मतलब बात कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन की। आ जाते हैं नरेशन में। नरेशन की बात की जाए तो क्वेश्चन है शांति आस्क्ड मी, तो उसने पहले ही आस्क्ड कर दिया, सेड टू में नहीं करा, तो आस्क्ड किया तो सीधी की सीधी बात है ये आस्क्ड देगा, और यहां पर सब में आस्क्ड है। तो ये वैसे भी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है स्पीकर की फीलिंग्स होती हैं। ये जो स्पीकर है उसने जब ये सेंटेंस बोला था तो उस वक्त उसकी फीलिंग्स क्या थी, उन फीलिंग्स को हमें एक वर्ड में लिखना होता है, तो आस्क्ड ऑलरेडी लिख दिया, तो मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दूसरी बात, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह हम इफ या वेदर रखते हैं, बट व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, बट देयर इज नॉट अ कंडीशन। तो यहां पर जो कंडीशन है, सेंटेंस हैज बीन आस्क्ड बाय यूजिंग WH फैमिली, व्हेन सेंटेंस इज आस्क्ड बाय यूजिंग WH फैमिली, इन दैट केस नो कंजंक्शन इज यूज्ड, WH फैमिली बिकम्स द कंजंक्शन ऑफ दैट सेंटेंस। तो यहां पर WH फैमिली ही इस सेंटेंस का, इस क्लॉज का कंजंक्शन बन जाएगा। तो यहां तक भी बिल्कुल ठीक है भाई, कंजंक्शन बना दिया, कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई WH फैमिली, कोई हेल्पिंग वर्ब यहां पर, और क्या कहते हैं कंजंक्शन लिया ही नहीं है। अब बात करते हैं जो बात करते हैं स्पीकर की। बेटा एज फार एज स्पीकर इज कंसर्न, तो स्पीकर है ना पांचों टाइप के सेंटेंस बोलता है। तो ही स्पीक्स असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ही स्पीक्स ऑल द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो मतलब कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप पांचों टाइप के सेंटेंस देखेंगे, बट एज फार एज नरेटर इज कंसर्न, जब नरेटर स्पीकर के शब्दों को अपने शब्दों में डिफाइन करता है, ही यूजेस ओनली असर्टिव सेंटेंस, ही यूजेस ओनली assertive sentence as far as assertive sentence is concerned, as far as assertive sentence is concerned, तो he needs subject first then verb। तो verb की बात करें whether helping verb और main verb, तो पहले subject के बाद verb then object। object is what, जिस verb के ऊपर जिस word के ऊपर verb का effect पड़े, object then remaining part, and at the end of the sentence we always put full stop at the end of the sentence as far as assertive sentence is concerned। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो हमारा आंसर है वो नरेटर के हिसाब से, तो ये पांचों टाइप के सेंटेंस असर्टिव बन जाते हैं। तो सेंटेंस कैसे ही पूछा गया हो, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले रखना है। अब सब्जेक्ट पहले रखना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई चाहिए, तो भाई इसने तो आई ले लिया, ये यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब की बात कर लेते हैं भाई, टेंस चेंज होता है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, सो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच गेट्स चेंज। तो भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। चलो टेंस चेंज कर लेते हैं। डिड यू कीप, तो डिड से पता चला पास्ट, V1 इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का जो कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब देख लो पास्ट परफेक्ट टेंस किस किस में है, तो भाई हैड केप्ट पास्ट परफेक्ट है, वॉज कीपिंग पास्ट कंटिन्यूअस है। चलो जी
ये लाइन से बाहर। हैड केप्ट ये ठीक हो सकता है, ये गलत है। अब हैड बीन कीपिंग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये भी लाइन से बाहर। अब अगला क्या कहता है, केप्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड में पकड़ में आ गई गलती, यहीं पर गलती पकड़ में आ गई, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट क्यों बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो आंसर इज ए। मैंने एक एक करके स्टेप आपको बता दिया है, तो आप इसको देखें, सोचें, समझें कि कैसे हुआ। ठीक है, ओके, ये हुआ। चलिए आते हैं इस पे झाड़ू मारते हैं। ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आ जाइए, इससे भी देखते हैं क्या कहना चाह रहा है भाई, इसके दिल दिमाग में क्या है। द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। कहता है कि द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड, तो स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ए न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। अब आपको मैं बात बताऊं, अगर एज फार एज पैसिव वॉइस इज कंसर्न, एज फार एज पैसिव वॉइस इज कंसर्न, तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ में रखें। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के अंदर व्हाट और हुम से क्वेश्चन पुट करें, वर्ब के अंदर व्हाट और हुम से क्वेश्चन पुट करें, द आंसर कम्स इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो आप सबसे पहले देख लें कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो पहले तो ये देख लें कि भाई वर्ब की बात कर रहा है, पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट। पहले वर्ब देख लें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो बेटा ध्यान रखें V3 इज चेंज्ड इनटू बीन प्लस V3। ये एक्टिव वॉइस का परफेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का परफेक्ट है। तो बीन प्लस V3 आप चेक कर ले पहले कहां पर है, तो इसमें तो एज बीन प्लस V3 इसमें है। चलो ये आंसर हो सकता है, बीन प्लस V3 यहाँ पर है, ये आंसर हो सकता है, और बीन प्लस V3 है तो ये आंसर हो सकता है, और बीन प्लस V3 यहाँ पर भी है, तो मतलब चारों परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो इसका टाइम, ये तो हमने परफेक्ट V3 है, बीन प्लस V3। अब हैज़ हैव में से क्या आएगा, तो अब पहले आप ये देखें कि ये प्रेजेंट में है, तो हैव प्रेजेंट में, तो सारे प्रेजेंट में होने चाहिए, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, गुड। तो मतलब सारे प्रेजेंट परफेक्ट हैं। आगे देखते हैं, अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड व्हाट, वो उन्होंने क्या परफॉर्म किया है कि ए न्यू वर्जन। अब एक न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ, तो ये डिस्क्रिप्शन है किसका, ये डिस्क्रिप्शन है इस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है न्यू वर्जन। तो न्यू वर्जन जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देख लो कहां का पर्पस सब्जेक्ट बना रखा है, ए न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और उसका डिस्क्रिप्शन उसी के साथ है, बिल्कुल ठीक। आगे शेक्सपियर्स मैकबेथ हैव बीन, पॉइंट इज शेक्सपियर की जो मैकबेथ बुक है, मैकबेथ बुक है, वो सिंगुलर है, तो उसके साथ तो प्लूरल आएगा नहीं ना, विद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, तो इट इज प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये गया। चलो ये क्या कहते हैं, इसकी कहानी समाप्त। अगला लेते हैं, शेक्सपियर्स मैकबेथ हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द न्यू वर्जन। नहीं भाई, बाय प्लस डूअर, तो बाय प्लस डूअर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट है, तो बाय द स्टूडेंट्स होना चाहिए, ये कह रहा बाय द न्यू वर्जन, जबकि ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनना चाहिए, तो इसे अपने ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रखा, ये गलत हो गया। अगला इन न्यू वर्जन, तो भैया यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए, ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पॉइंट इज ये जो न्यू वर्जन है सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव कैसे लगेगा, सेम एज यहाँ पर भी तो बात कर रहा है इन न्यू वर्जन, तो न्यू वर्जन है शेक्सपियर का, और वैसे भी शेक्सपियर्स मैकबेथ जो है ये ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, ऑफ प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ है, न्यू वर्जन। न्यू वर्जन सब्जेक्ट है, न्यू वर्जन सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हैज, यहां सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ गया, हैव गलत हो गया, तो ये भी करने से गया, तो इसका मतलब इसका आंसर भी ए। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया है, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार सुने, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्चुअली मैंने इसका आंसर दे दिया कि क्या आंसर होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। अच्छा, PQRS जिसे कहते हैं हम सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट में सबसे पहले ये देखा करो कि भाई किससे शुरू हो रहा है, कि जैसे आर से, पी से, आर से और क्यू से, आर पी आर क्यू, मतलब आर से शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, क्यू से, मतलब एस। इट मीन्स इस सेंटेंस के बाद, ये पहला सेंटेंस है, जो दूसरा सेंटेंस है ये एस नहीं होगा।
पी क्यू आर होंगे। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया इस सीक्वेंस को देखने से। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे की कहानी लेते हैं। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आते हैं। कहता है कि प्राउड, एक घमंडी, लिटिल एस्ट्रोनोमर, कि एक छोटा एस्ट्रोनोमर, इसे कहते हैं खगोल शास्त्री। एक होता है एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिषी होता है, कंफ्यूज नहीं होना। एस्ट्रोलॉजर जो हाथ देखता है, ज्योतिषी तो एक ज्योतिषी भी सितारे देखता है, लेकिन वो इंसान के सितारे, जो ये खगोल शास्त्री हैं, ये जो स्पेस में सितारे हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनोमर है, तो खगोल शास्त्री। तो एक घमंडी, वो जो लिटिल एस्ट्रोनोमर है, उसे नजर आता है एक बड़ा सा ड्रैगन इन द मून। उसे चांद के ऊपर बड़ा सा ड्रैगन नजर आता है, मतलब उसने टेलीस्कोप लिया, टेलीस्कोप लेकर यूं देख रहा है, देखो ओ बेटे चांद के अंदर तो बड़ा सा ड्रैगन नजर आ रहा है ना। तो ये देखता है। अब क्या होता है उसके बाद, मतलब अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस ये तो दे ही रखा है, नो सेकंड सेंटेंस क्या होगा, तो आगे पढ़ते एक एक करके। ये नहीं हो सकता इन तीनों में से एक। बिग एस्ट्रोनोमर कॉल्स हिम एंड शोज हिम द फ्लाई। अब देखो क्या होता है, जब हम पहला सेंटेंस लेते हैं ना, तो पहला सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा, इनके बीच में एक इंटर रिलेशन होगा। मीन्स ये आंसर होगा कि यार इसके बाद दूसरा क्यों लगा रहे हो, तो इस क्यों का आंसर होगा। दूसरे से पहले पहला क्यों होगा, क्यों का आंसर होगा। और जब दूसरे के बाद हम तीसरा लेंगे, तो तीसरा लेंगे तो सेकंड के बाद जो थर्ड है, थर्ड से पहले जो सेकंड है, इनके बीच में एक इंटर रिलेशन होगा कुछ। मतलब पहला सेंटेंस इंडिकेट करेगा भाई यही सेकंड है, दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा इंडिकेट करेगा तीसरा ये सेंटेंस है, चौथा नहीं हो सकता। तो मतलब एक के अंदर दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है। तो उस कड़ी की अगर हम बात करें तो यार ये कनेक्ट नहीं हो रहा, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये बताए कि यही पहला होगा। कुछ ऐसा है ही नहीं, क्यों का आंसर है ही नहीं। जब क्यों का आंसर नहीं है तो ये गया। अगर ये गया तो इसका मतलब है जो पी से शुरू हो रहा है तो ये गया, मतलब बी गया, कट गया। कहने का मतलब है यहां पर जो बी है ये बी गया, बी गया। तो अब आते हैं आगे। ही रन्स टू द, अब क्या कहता है, जो घमंडी छोटा एस्ट्रोनोमर है उसे नजर आता है ड्रैगन चांद के अंदर, और ही रन्स टू द बिग एस्ट्रोनोमर, और वो बिग एस्ट्रोनोमर के पास जाता है और कॉल से और उसे अपने घर बुला कर लाता है। हाँ भाई हो सकता है, ये हो सकता है। इसके अंदर कहता है कनेक्शन, कि वो उसे नजर आया तो भाग कर गया और बिग एस्ट्रोनोमर को लेकर आया। तो ये शायद पहला, इसके बाद का पहला सेंटेंस बन जाए। तो क्यू को आप अभी क्यू में ही रख दो, क्यू को क्यू में रखो जो क्यू से शुरू हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ देते हैं। अब कहता है एक जो घमंडी, छोटा जो घमंडी एस्ट्रोलॉजर है, उसे नजर आता है बड़ा ड्रैगन चांद के अंदर, चांद के ऊपर उसे नजर आता है, और वो ही इज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड होता है। और फिर उसे याद आती है उसका जो कॉम्पिटिटर है, राइवल मतलब जो उसका कॉम्पिटिटर है, बिग एस्ट्रोनोमर की याद आती है कि अच्छा वो अपने आप को बड़ा समझता है कि मैंने ये चीज खोज कर ली, वो चीज खोज कर ली, आज मैं दिखाता हूं, मैंने चांद के अंदर मैंने ड्रैगन देखा है, उसे मैं दिखाता हूं। तो एक्साइटेड होता है। तो पॉइंट इज, अब या तो भाई ये पहला या ये पहला, अगर आप बात समझे, यहां पर बिग एस्ट्रोनोमर को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके बाद ही आना चाहिए, उससे पहले तो यही आएगा। तो कहने का मतलब है क्यू आंसर नहीं होगा, आंसर आर में होगा। और अगर क्यू आंसर नहीं होगा तो ये भी कट गया। तो आंसर कहां से, आर में। तो अगर हम समझ पा रहे हैं, अगर हम समझ पा रहे हैं तो भाई आंसर आर में है, बी और डी गए, आंसर ए या सी में है। चलो ए या सी में, तो अब एक बार क्या करेंगे, एक बार आर के बाद क्यू पढ़ लीजिए, एक बार आर के बाद एस पढ़ लीजिए। पहले आर के बाद हम क्यू पढ़ते हैं। कहता है ही इज वेरी एक्साइटेड, कहता है जो लिटिल एस्ट्रोनोमर है, जब वो चांद के ऊपर बड़ा सा ड्रैगन देखता है वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, और उसे अपने बिग जो उसका कॉम्पिटिटर है, राइवल है, बिग एस्ट्रोनोमर की याद आती है। और फिर आर के बाद क्यू कहता है, और फिर जब उसे उसकी याद आती है तो उसके पास तेजी से दौड़कर जाता है और उस बड़ी बिग एस्ट्रोनोमर को अपने घर बुलाता है। अब एक बार आर के बाद क्यू, तो ये लॉजिकल लग रहा है, लेकिन एक बार आर के बाद एस भी पढ़ लो, आर के बाद एस भी पढ़ लेते हैं। तो कहता है वो बड़ा एक्साइटेड होता है, उसे याद आती है अपने बिग एस्ट्रोनोमर, जो राइवल एस्ट्रोनोमर है उसकी याद आती है। तो उसकी जब याद आती है तो कहता है बिग एस्ट्रोनोमर एग्रीज। तो जब उसे याद आती है तो याद आने को वो एग्री करेगा, याद आने को वो एग्री करेगा नहीं। तो इसका मतलब है आर के बाद एस कनेक्ट नहीं हो रहा, आर के बाद एस कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये गया। तो आंसर हो जाएगा ए। तो आंसर क्या बनेगा, ए। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई तो इसकी एक सीक्वेंस ले लेते हैं कि क्या सीक्वेंस बन रही है। तो आंसर है बेटा ए इसका। ठीक है, तो ले लेते हैं सीक्वेंस आर क्यू एस पी की। जो छोटा घमंडी एस्ट्रोनोमर था उसे नजर आता है चांद के ऊपर बड़ा सा ड्रैगन नजर आता है। और पहला
कि वो बड़ा एक्साइटेड होता है और याद करता है अपने राइवल एस्ट्रोनॉमर को, उसे जो बिग एस्ट्रोनॉमर है, और फिर दौड़कर वो उसके पास जाता है और उसे अपने घर बुलाता है, और घर बुलाकर वो चीज़ें दिखाता है। तो बिग एस्ट्रोनॉमर भाई उसकी बात मान लेता है, कहता है यार तू कह तो सही रहा है, नज़र तो आ रहा है। वो मान तो लेता है उसकी बात कि हाँ यार ड्रैगन नज़र आ रहा है, लेकिन बाद में वो ये पता लगाता है कि वो ड्रैगन नहीं, वो तो एक मक्खी है। वो ड्रैगन नहीं, मक्खी है इन द टेलीस्कोप लेंस, कि जो कि टेलीस्कोप पे वो देख रहा था, टेलीस्कोप के लेंस पर, भाई जो लेंस से देख रहा था ना, तो टेलीस्कोप के लेंस पर मक्खी बैठी हुई थी। उस मक्खी को सोचता है कि चांद के ऊपर ड्रैगन है, तो कहता है कि बेटा ये तो क्या कहते हैं लेंस है, लेंस के ऊपर मक्खी बैठी हुई है। और फिर उसको वो क्या कहते हैं, चौथा सेंटेंस, बिग एस्ट्रोनॉमर उसे कहता है बेटा तुझे मैं दिखाता हूँ, तू मुझे क्या दिखा रहा था, मैं तुझे दिखाता हूँ। वो उसे दिखाता है उस मक्खी को। जब वो मक्खी देखता है तो लिटिल एस्ट्रोनॉमर जो होता है उसे वो इस शेम फेस्ड, उसका फेस शर्म से झुकता है और वो बड़ा हम्बल बन जाता है, सेज सॉरी, माई बैड। माई बैड मतलब सॉरी। तो अब आंसर पता चल गया आपको कि क्यों हुआ। चलो ठीक है, समझ में आ गया, आगे लेते हैं, आगे इसके साथ करते हैं थोड़ी सी कुश्ती और। 57 नेक्स्ट वन। In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase. Idiom and phrase. चलो बात करें पहले तो डाइम ए डजन, पहले डाइम की बात करें तो डाइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है पैसा, नोट, धनराशि, डाइम ए डजन। तो डाइम ए डजन की अगर हम बात करें ना, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है जैसे माने थोक के भाव। इसकी हिंदी क्या होती है, थोक के भाव। थोक के भाव ये होता क्या है, चलो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते एक बात याद आ रही है शेयर कर लेता हूँ। एक्चुअली एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है बस ट्रेन, कहता है भाई बस ट्रेन और लड़की इनके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, एक जाती है तो दूसरी आती है। तो तभी लड़की कहती है उसके जवाब में, कहती है लड़के भी कोई अच्छे नहीं होते, वो भी रिक्शे वाले जैसे होते हैं, एक बुलाओ चार आते हैं। तो मतलब दोनों का क्या सेंस है, दोनों ये कहना चाहते हैं कि भैया लड़कियां भी थोक के भाव है ज़माने में, लड़के भी थोक के भाव हैं, मतलब एक बुलाओ चार आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 1 रुपए के दर्जन। तो जब ये बोल रहा है तो मतलब 1 रुपए के दर्जन मतलब कोई भी चीज़ क्वांटिटी में जो ज़्यादा हो, तो कोई भी चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा हो तो बेटा अगर सारे पढ़ेंगे तो आंसर ए जाएगा, स्ट्रेंथ इन नंबर्स। जो नंबर में स्ट्रेंथ जो है, जिसकी संख्या जो है नंबर्स में ज़्यादा हो, तो आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है, छोटी सी बात, निक्की सी बात, नन्ही सी बात, मुन्नी सी बात। आगे बढ़ते हैं, क्या लेता है वो 58 पर आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द, ये भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है। ऑलवेज ए ब्राइडमेड नेवर ए ब्राइड। तो एज फार एज ब्राइडमेड इज कंसर्न, इसके ना कई मीनिंग जाते हैं, फिर भी यहाँ पर हम इसको लेते हैं ब्राइडमेड जो होता है दुल्हन की सहेली। ये जो होता है इसका हम यहाँ पर मीनिंग लेंगे दुल्हन की सहेली। तो अब चाहे भाई देखो बात समझो, दुल्हन होती है, दुल्हन की सहेली कितनी भी सुंदर है, लोग उसे कितना भी देख लें, लेकिन यार जो अट्रैक्शन रहता है ना दुल्हन का, वो किसी का नहीं रहता। वो दुल्हन की सहेली कितनी भी सुंदर हो, लेकिन जो दुल्हन होती है दुल्हन के बाद ही रहती है। तो फर्स्ट तो दुल्हन है, उसके बाद दुल्हन की सहेली, तो मतलब जो बाद में रहे, मतलब सेकंड इन पोजीशन। तो जिसको हम बात करते हैं, जो ऐसे मानो कि जिसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता, ऐसे माने, क्योंकि दुल्हन की सहेली कितनी भी अच्छी हो, फोकस तो दुल्हन पर ही रहेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑलवेज कम्स, ये सी, समवन हु ऑलवेज कम सेकंड, जो हमेशा सेकंड आए। दुल्हन की सहेली जो होता है ऑलवेज ब्राइड नेवर ए ब्राइड, कि जो ब्राइड मेड होती है वो कभी ब्राइड नहीं बन सकती, मतलब जो हमेशा सेकंड आए। तो सेकंड ही होता है ना, फर्स्ट तो नहीं होता। तो कहते हैं कि चांद पर पहले कौन गया था, अब सबको पहला पता है, दूसरे का पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब दुल्हन की सहेली का सेंस आता है। तो सेंस आ गया होगा समझ में, तो आंसर होगा सी। तो समवन हु ऑलवेज कम्स सेकंड। डन। तो इस पे भी झाड़ू लगाते हैं, लगा दीजिए झाड़ू। नेक्स्ट 59। In the question, 4 words are given, out of which only 1 word is correctly spelled. Spelling
नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिज्म की अगर हम बात करें तो बेटा स्पेलिंग की बात है तो इसकी स्पेलिंग ये ठीक होगी, जिसका क्या कहते हैं, जो नार्सिसिज्म की बात करते हैं इसका मतलब होता है सिनोनिम वैनिटी, घमंड, अहंकार, एरोगेंस, ठीक है, प्राउड। तो ये इसके सिनोनिम मैंने बता दिए इतने। तो ये नार्सिसिज्म का जो है सही स्पेलिंग ये होगी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 की बात कर रहे हैं तो किसकी बात हो रही है? 4 वर्ड्स आर गिवन क्वेश्चन व्हिच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। इसके अंदर भी स्पेलिंग की बात हो रही है। तो स्पेलिंग की बात होती है तो ओके, OCCASION, बिल्कुल ठीक है, तो पहले पता चल गया। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये होगा, बाकी सभी के अंदर गलती है। क्वारंटाइन में ए होगा। आपके आंसर कीज में गलत है ये, आपके आंसर कीज में गलत है ये, क्योंकि आपके आंसर कीज में ना ये जो दिया है वो सी है, वो टाइपिंग है, समटाइम्स टाइपिस्ट से हो जाती है गलती, तो कोई बड़ी बात नहीं। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कि चाहे हम कितने ही परफेक्ट हों, थोड़ी बहुत गलतियां हर किसी से होती हैं, ठीक है ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओकेजनली बिल्कुल ठीक है। रेमिनिसेंस की जो बात है इसमें CE आएगा, रेमिनिसेंस। इसका मतलब क्या होता है? रिमाइंड वर्ड है ना, रिमाइंड, याद दिलाना। तो रेमिनिसेंस मतलब किसी की याद आना, रेमिनिसेंस पुरानी बातों को याद करना। क्वारंटाइन बेटा ऐसा तो खूब डरे, क्वारंटाइन जो हम क्वारंटाइन हो गए थे, पैक्ड हो गए थे, क्या कहते हैं, लॉकडाउन के समय पर, ये वही है। विड्रॉवल में ए आएगा। तो देख लो ये तीनों स्पेलिंग क्यों गलत है। यहाँ पे एस की जगह सी आना है, यहाँ ई की जगह ए। यहाँ विड्रॉवल जो होता है क्या कहते हैं, स्टेप बैक, विड्रॉवल स्टेप बैक होता है, तो विड्रॉवल में ए आएगा। तो ओकेजनली बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। 61 की बात करते हैं तो व्हाट ही डिमांड्स इन द क्वेश्चन बिलो, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस अंडरलाइन बिलो आर given alternatives to the underlined part which may improve the sentence improvement. तो choose the correct alternative in case no improvement is there. तो sentence है I watched him fell. अब देखो छोटी सी बात बताऊं, नॉन फाइनाइट का सेंस है। एक होता है फुल इन्फिनेटिव जिसे डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी कहते हैं, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। तो बेटा अगर मैं इन्फिनेटिव की बात करूं तो इन्फिनेटिव हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू, इन्फिनेटिव की अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज फुल और डायरेक्ट इन्फिनेटिव, मीन्स द वर्ब विद टू इज कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव, 2 + V1, and the verb without to is called bare infinitive. The verb without to is called bare infinitive, only V1. तो infinitive is divided into 2 parts, 2 + V1, V1, full और direct infinitive और bare infinitive। अब इतना समझ में आ गया। तो बेटा अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कुछ वर्ब हैं जैसे वॉच, मेक, बिड, हेल्प, ठीक है ना, ये कुछ वर्ब हैं, वॉच, मेक, बिड, हेल्प, ETC, और भी वर्ब होती हैं। तो इनके बाद जो वर्ब आती है ना, और ये एक चीज और, ये एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए। अगर ये सब एक्टिव वॉइस में है, अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो इनके बाद जो वर्ब होगी वो बेयर इन्फिनेटिव होगी, ये समझे। अगर एक्टिव वॉइस में, फिर बता रहा हूं, पैसिव वॉइस में होगा तो इनके साथ 2 + V1 आ जाएगा। लेकिन अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो बेयर इन्फिनेटिव चाहिए, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट लिख लो, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे वॉस्ड आ गया ना, तो हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मतलब फॉल जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो आई वॉस्ड हिम फॉल, मैंने उसे गिरते हुए देखा, फेल सेकंड फॉर्म हो जाएगा, फॉल फर्स्ट फॉर्म। तो आई वॉस्ड हिम फॉल, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक आंसर है ए। तो टू फेल, टू के बाद तो वैसे भी सेकंड फॉर्म आती नहीं है, वैसे भी गलत हो गया। और भाई वो सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी ये गलत हो गया, और फॉलिंग, टू के बाद फॉलिंग, ये भी गलत हुआ, तो आंसर ए हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों हुआ आंसर। ठीक है बच्चे, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज 62। कम टू द पॉइंट। They congratulated me for my victory in the debate competition. Now see, क्या होता है कि जब भी इंग्लिश का सेंटेंस आता है ना, हम उसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, और हमारी भावनाएं ऐसी होती हैं, अगर वो हिंदी में ठीक है ना तो हम क्या करते हैं कि करके फिट करके देख लेते हैं, है ना। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो था ना,
इसको अंडरलाइन करना था, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, अंडरलाइन नहीं था, तो इसको अंडरलाइन करना था। पता है सी व्हाट हैपेंस, हमारे पास जब चार ऑप्शंस होते हैं ना, एक बार हम इसे फिट करके देखते हैं, एक बार इसे फिट करके देखते हैं, एक बार इसे, एक बार इसे। अच्छा, जिसका क्या कहते हैं ट्रांसलेशन अच्छा हो रहा है, हिंदी अच्छी बन रही है, जिसकी लय अच्छी बन रही है, भावनाएं अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो हम उसको आंसर बना लेते हैं, मतलब जिसकी हिंदी अच्छी है। लेकिन बेटा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फिक्स्ड हैं, ठीक है, कुछ फ्रेजल हैं, प्रेपोजिशन के अनुसार कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, कुछ फ्रेजल हैं, कुछ सिचुएशनल है। तो बेटा यहाँ पर जो सिचुएशनल केस है, वो सिचुएशनल केस ये है, जब भी कॉन्ग्रेचुलेट आएगा तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हम ऑन लगाते हैं, तो आंसर सी होगा। ठीक है, तो ये होगा दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई विक्ट्री इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ये याद रख लें, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सो दैट द सेंटेंस मेक सेंस बोथ ग्रामेटिकली एंड टेक्सचुअली। ब्लैंक हो गया, चलो ब्लैंक आ गया। लेट्स सी, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड, अरे देखो सेम डैश वन अनदर, तो बेटा यही बात, कुछ चीज़ें फिक्स हैं, ये सिचुएशनल है, तो क्या कहते हैं डिवोटेड के साथ हम टू लगाते हैं, डिवोट के साथ टू लगाते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, जैसे कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन होता है, उसी प्रकार से डिवोट के बाद टू लगाते हैं। ठीक है लल्ला लल्ली, बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आइए, इन द ट्रेजिक एक्सीडेंट, तो पहले सेंटेंस का, हाँ ये डायरेक्शन ज़रूर पढ़ा करो। कई बार सिनोनिम लिखा होता है तो हम एंटोनिम ढूंढ लेते हैं, एंटोनिम लिखा होता है तो सिनोनिम ढूंढ लेते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखे होते हैं सेंटेंस में, उसमें एरर ढूंढने लगते हैं। अक्सर इट हैपेंस विद स्टूडेंट्स, तो इसलिए डायरेक्शन ज़रूर पढ़े। तो मैं हर क्वेश्चन को डायरेक्शन पढ़ के कर रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्शन जरूर पढ़े हमेशा क्वेश्चन का। तो कहता है सेंटेंस बिलो, जो सेंटेंस नीचे क्या कहते हैं बिलो, सो दैट द सेंटेंस मेक सेंस, कि उसको सही बनाओ कि सेंटेंस की सेंस निकले, बोथ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्सचुअली। तो चलो इसके अंदर हम देखते हैं, तो ये ब्लैंक दिया हुआ है। इन द ट्रेजिक एक्सीडेंट, कि एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रेजिक एक्सीडेंट में नन ऑफ द 45 पैसेंजर्स डैश। अब एक पॉइंट, अगर आप इस पर पूरे सेंटेंस को पढ़े ना, तो यू रियलाइज कि यार यहाँ पर जो बात कर रहा है पास्ट की घटना की बात कर रहा है। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 145 पैसेंजर्स थे, तो एक एक्सीडेंट हुआ है, तो बात कब की कर रहा है, बात पास्ट की कर रहा है। अगर बात पास्ट की कर रहा है तो ये प्रेजेंट ये दोनों तो गलत ही हो गए, ये दोनों तो गलत ही हो गए। और बेटा फिर या तो कुड सर्वाइव्ड या फिर सर्वाइव, क्योंकि कुड पास्ट होता है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मॉडल के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अब वो चाहे वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट डू, हैव और बी। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अब ये मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये वैसे ही गलत। तो बात पास्ट की कर रहा है तो ये दोनों प्रेजेंट में, ये गलत। और भाई ये पास्ट तो है कुड, लेकिन सर्वाइव्ड लगेगा नहीं, तो अब तीन गलत ही हो गए, तो आंसर सर्वाइव्ड हो जाएगा। तो इन द ट्रेजिक एक्सीडेंट, जो ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ, नन ऑफ द 45 पैसेंजर्स सर्वाइव्ड। जो एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें 145 जो पैसेंजर थे कोई नहीं बचा, सबकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बिनाइन, बेटा ये जो वर्ड है ना बिनाइन, ये है ना बैने से निकला, बैने। बैने का मतलब क्या होता है, किसी के लिए गुड, किसी के लिए मतलब अच्छा होना, गुड। ये वेल मतलब ये अच्छे की सेंस में होता है। जैसे इसी वर्ड से बना वर्ड बेनिफिट, इसी से बना बेनिफिशियल, इसी से बना बेनिफिशियल, इसी से बना बेनिफिट, बेनिफिट होना, इसी से हो जाएगा बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर। देख रहे हैं ये फैमिली ऑफ द वर्ड्स। तो बेने का मतलब होता है गुड, तो बेनाइन, तो वहीं से बेनाइन में जो बैन है, तो बेनाइन क्या होगा, किसी का अच्छा सोचने वाला, है ना, किसी का अच्छा करने वाला। तो इसका मतलब जो होता है ये
इसका मीनिंग होगा फिलेंथ्रोपिस्ट, मीन्स परोपकारी, दूसरों के साथ अच्छा करने वाला। तो अच्छा करने वाला, तो बेस्ट एक्सप्रेस की जब भी बात आएगी, इट टॉक्स अबाउट सिनोनिम्स, इट टॉक्स अबाउट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को मैं डिफाइन करूं तो साइनो का मतलब होता है सेम, और नीम का मतलब होता है नेम। तो क्या बना? सेम नेम, समानार्थी शब्द। तो समान, तो बिनाइन मतलब जो किसी का फायदा पहुंचाए, तो मतलब परोपकारी इंसान, तो बिनाइन क्या हो जाएगा? परोपकारी, परोपकारी। तो ये फिलेंथ्रोपिस्ट इसका सिनोनिम होगा, इसमें फिलेंथ्रोपिस्ट है नहीं। अब देखो जहां पर भी मेल आएगा ना, मेल, तो वर्ड का मीनिंग नेगेटिव होगा। जैसे हम बात करें न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो पोषण, अगर मैंने मेल लगा दिया तो मेल न्यूट्रिशन, तो इस मेल का मतलब है कुपोषण, इसका मतलब पोषण, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कुपोषण। तो मेलिग्नेंट होता है, मतलब जो नेगेटिव वर्ड हो गया। अब ये मांग रहा है पॉजिटिव, और मेल लगा दिया तो ये हो गया नेगेटिव वर्ड। तो अगर नेगेटिव वर्ड हो गया तो ये तो गया। क्रूअल, भाई वो किसी पर दया दिखा रहा है, ये क्रूअल किसी पर गुस्सा कर रहा है, तो क्रूअल भी नेगेटिव सेंस में हुआ। होस्टाइल, दुश्मन हुआ, तो ये भी नेगेटिव सेंस। तो बेटा ग्रेशियस, ग्रेसफुल, कहता है खूबसूरत, ग्रेसफुली, कि शी वॉज वॉकिंग ग्रेसफुली, बड़ी खूबसूरती से चल रही थी, अच्छी। तो खूबसूरती हम तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात हो रही है, तो अच्छी बात होती है, आंसर जो हो जाएगा ग्रेशियस। ग्रेस वर्ड से बना है ग्रेस, ग्रेस का मतलब ही खूबसूरती होता है। क्लियर हो गया होगा ये वर्ड, ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 66। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज करें। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस सेम सिनोनिम्स। बेस्ट एक्सप्रेस की बात आएगी, टॉक्स अबाउट सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, इनसाइडियस, तो पहले इनसाइडियस को समझें। बेटा इन का मतलब होता है इनसाइड, मतलब इन मतलब अंदर, और साइड तो अंदर की तरफ जो चीजों को रख सकता है। OUS लगकर वर्ड एडजेक्टिव बन गया, OUS लगकर वर्ड एडजेक्टिव, इनसाइडियस। अगर मैं किसी को कहता हूँ इनसाइडियस, पता इसका मतलब क्या जाएगा? जो अब चीजों को इनसाइड, अंदर की ओर रखते, कपटी, मतलब चुप घुन्ने लोग जो होते हैं, जो अपने मन में बातों को रखते हैं, तो इट मीन्स कपटी। कपटी लोग कौन होते हैं? जो कपट करते हैं, मतलब जो डिसीटफुल, मतलब धोखेबाज, ठीक है ना? तो चीटर लोग जो होते हैं, चीट जो करते हैं, डिसीटफुल। तो अब इसका आप सिनोनिम ढूंढो, तो इम्प्रोवाइज्ड, तो बेटा ये इम्प्रूव से बना, किसी को इंप्रूवमेंट देना। इम्प्रोवाइज्ड को क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है, तो ये कह रहा है कपटी, तो सिनोनिम तो बनेगा नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है, इंप्रूव वर्ड से बना। डेस्टिट्यूट जो होता है, इट इज कॉल्ड वेरी पुअर, वेरी पुअर का ये सिनोनिम है डेस्टिट्यूट, ठीक है ना? जैसे हम किसी को कहते हैं टेस्टी, तो चलो भाई टेस्टी तो टेस्टी है, लेकिन अगर मैं वेरी टेस्टी बोल रहा हूं तो वेरी टेस्टी ना बोलकर मैं डिलीशियस बोलूं, इट इज मोर एप्रोप्रिएट। तो या तो आप मतलब टेस्टी बोलो, और अगर वेरी टेस्टी बोलना चाहते हो तो इसके स्थान पर डिलीशियस बोलो। सेम एज अगर आप बोल रहे हो किसी को पुअर तो ठीक है, लेकिन वेरी पुअर बोल रहे हो तो वेरी पुअर की जगह पर आप डेस्टिट्यूट यूज करो, ठीक है? डेस्टिट्यूट। इंजीनियस क्या होता है? जो जीनियस लोग होते हैं, स्किलफुल, क्रिएटिव। जीनियस कौन से होते हैं? क्रिएटिव लोग होते हैं, जो स्किलफुल होते हैं, जिनके अंदर स्किल होती है, ठीक है ना? गुणी लोग, गुणी लोग। तो अब क्या कह रहा है? जो ये गरीब की बात कर रहा है, ये कपटी की बात कर रहा है, तो यार कोई लॉजिक तो बन ही नहीं रहा ना, डेस्टिट्यूट। तो गया, गायब हो गया ये भी गया। ये क्या कहता है? क्रिएटिव, स्किलफुल, तो ये भी गया। ये तो जीनियस है, ये कपटी है, तो आंसर हो जाएगा ट्रीचरस। तो ट्रीचरस जो होते हैं ना, वो होते हैं नमक हराम लोग, नमक खा के गद्दारी करना, नमक हराम मतलब डिसलॉयल। लॉयल क्या होते हैं? वफादार। लॉयल क्या होते हैं? वफादार, ठीक है ना? तो जो वफादार होगा वो लॉयल, और डिसलॉयल हो जाएगा गद्दार। तो ये इसका सिनोनिम है, मतलब ट्रीचरस का डिसलॉयल। तो अब यही इसका सिनोनिम, इनसाइड ये भी कपटी, डिसीटफुल, तो ये भी ट्रीचरस। आंसर सी होगा। तो एक वोकेबलरी को मैंने ढंग से डिफाइन कर दिया है, नोट कर लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। आते हैं नेक्स्ट पर। तो हमारा अगला पॉइंट 67, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच हैज द अपोजिट मीनिंग। देख रहे हैं? अपोजिट मीनिंग,
अपोजिट मीनिंग का मतलब होता है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। तो ये पूछ रहा है एंटोनिम। तो अगर मैं इसकी बात करूं एंटो, तो एंटो केम फ्रॉम द वर्ड एंटी। एंटी, एंटी का मतलब एंटी, 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 एंटी मतलब अगेंस्ट, किसी के खिलाफ। हम नहीं कहते एंटी टेररिस्ट, तो टेररिस्ट के खिलाफ। एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक, एंटी टेररिस्ट, तो एंटी नेशनल, तो एंटी सोसाइटी। तो पॉइंट इज एंटी का मतलब किसी के खिलाफ। ये आंटी नहीं लिखा, ओके, एंटी है ये, खिलाफ। तो उस एंटी से वर्ड बना, एंटो मतलब खिलाफ, तो नीम मतलब होता है नाम, तो किसी के खिलाफ नाम, तो मतलब अपोजिट वर्ड, किसी के खिलाफ, अपोजिट हो जाना, अपोजिशन में चले जाना। ठीक है, तो अब यहां पे बात आता है डोमिटेबल। इस डोमिटेबल को आप एक निमोनिक से याद रखो, डोमिटेबल को आप निमोनिक से याद रखो डोमिनेंट। डोमिनेंट समझते हो, जो किसी पर हावी हो जाता है, डोमिनेंट जो किसी पर हावी हो जाए। और अगर मैं यहां पर कह दूं कि ये डोमिनेंट का मतलब हावी होना और इनका मतलब होता है नो, कि इस पर जब कोई हावी ना हो सके, मतलब जो इसको को हरा ना सके, इसको कोई जीत ना सके, इनविंसिबल। इसका मेरे को अच्छा सिनोनिम याद आया, दैट इज इनविंसिबल। तो इनडोमिटेबल का मतलब हो जाएगा इनविंसिबल। अब इनविंसिबल को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर आप समझ पाए बेटा, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी सुंदर सी बढ़िया सी बात, तो वो ये जो हमारा इन होता है ना, इनका मतलब होता है नो, विन, इसमें VIN, तो इसको माने ऐसे विन। और इबल और एबल ये एडजेक्टिव बनता है, और इसका जो मतलब होता है वर्दी, के काबिल। तो मतलब अगर मैं बोलता हूं विंसिबल जिसे जीता जा सके, इनविंसिबल जिसे ना जीता जा सके, ये इसका सिनोनिम है, मतलब जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, जिसे ना हराया जा सके। समझ रहे बात को? अब ये वर्ड क्लियर हो गया हमें। अब वर्ड क्लियर हो गया, अब इन चारों में से देख लो। एडामेंट होता है जिद्दी, एडामेंट मतलब सन्नी देओल, मतलब उसकी जिद्दी फिल्म थी। एडामेंट मतलब जिद्दी जो होते हैं, है ना। तो एरोगेंट क्या होते हैं? घमंडी। तो जो प्राउड होते हैं, घमंडी जो लोग होते हैं, वो एरोगेंट हो गए। सर्टेन मतलब निश्चित हुआ। कावर्डली मतलब टिमिड, मतलब कायर, टिमिड मतलब कायर। अब हमें अपोजिट ढूंढना है, तो कहता है जिसे जीता ना जा सके। अरे भाई, जो कायर लोग होते हैं उन्हें तो कोई भी हरा दे, तो इसका आंसर हो जाएगा कावर्डली। क्लियर हुआ? सारे वर्ड्स को मैंने डिफाइन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते रहिए इन्हें, ठीक है, इनको लिख लो, समझ लो, एक दो बार पढ़ लेना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 68 नेक्स्ट। ओहो, बड़ा 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 आ गया भाई, अति सुंदर। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the one which is opposite, ये same opposite in meaning, मतलब antonyms, talking about antonym। तो क्या वर्ड है? ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस के अंदर जो वर्ड है ना, ग्रैंडियोस, जो किस किस वर्ड से बना, मैंने फैमिली ऑफ द वर्ड बताया था, है ना। कि अब देखें, ये बना ग्रांड से। ग्रांड का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा। तो ग्रांड तो जो बड़ा होता है, मतलब ग्रांड मतलब बड़ा, मतलब मेगा। अगर मेगा वर्ड आया, मेगा वर्ड आया, इसी से वर्ड बना मैग्नीशियस, जो विशाल भव्य जो चीज़ें होती हैं, है ना, मैग्नीशियस। तो है ना, जो विशाल चीज़ें होती हैं, तो जो चीज़ें बड़ी होती हैं, विशाल होती हैं, वो होते हैं ग्रैंडियोस। अब जो चीज़ें बड़ी होती है, विशाल होती है, तो ऑब्वियस हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं। मैं अभी गया था ऋषिकेश, वहाँ पर मैंने झरना देखा एक, भाई उधर का इतना बड़ा बाहुबली टाइप, जैसे बाहुबली में झरना दिखाया था, ऐसे देखकर हम बड़ा, यार कितना बड़ा झरना है। तो बड़ी चीज़ों को देखकर हम जनरली क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, उनसे इंप्रेस होते हैं। तो भाई इंप्रेसिव, तो इंप्रेसिव तो इसका सिनोनिम हुआ। इंप्रेसिव अगर सिनोनिम पूछता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन फिलहाल एंटोनिम पूछ रहा है, तो ये तो गया। अब कह रहा है वास्ट। वास्ट मतलब भी तो बड़ा होता है, वास्ट, बिग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा, तो ये भी गया, वास्ट भी सिनोनिम हो जाएगा। और नोबल क्या? सभ्य, ये तो ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है, ये तो सभ्य, ये भी गया। तो मॉडरेट, मॉडरेट क्या होता है? चीजें जो एवरेज होती हैं, जो चीजें एवरेज होती हैं, जो चीजें बैलेंस्ड होती हैं, है ना, तो उनको हम मॉडरेट कहते हैं। थोड़ा ये सॉफ्ट का भी सेंस आता है मॉडरेट का। तो इसका मतलब है कि आंसर हो जाएगा ये, कि जो चीज़ें एवरेज हैं, बैलेंस्ड है, हाँ यार ठीक ठाक है, और एक चीज़ बहुत बड़ी है और एक एवरेज है, तो क्या हुआ? ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो आंसर होगा मॉडरेट। गॉट इट? आते हैं नेक्स्ट 69।
69. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentences. तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, तो अब ये बात कर रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस. तो कहता है टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक, कि कहता है किसी भी बुक से उसका ऑब्जेक्शनल पार्ट निकाल दें कि जिससे पढ़कर सोसाइटी के अंदर कोई अफरा तफरी फैले, तो ऐसी चीज़ें ना हो जो सोसाइटी को ख़राब करे. तो उन ऑब्जेक्शनल चीज़ों को निकालना क्या कहलाता है? ठीक है, चलिए आते हैं. पहले तो एक्सटर्मिनेट. तो अब एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, जो एक्स होता है ना, एक्स को ऐसे समझें, एक्स को एक्स 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 मतलब एग्जिट, बाहर निकालना. ये जो इसका रूट वर्ड है एक्स जो है, जनरली एक्स अगर इससे वर्ड कोई शुरू हो रहा है तो मतलब वो क्या हो गया, जो निकल चुका है, एग्जिट हो चुका है. हम नहीं कहते एक्स बॉयफ्रेंड कि शी इज़ माई एक्स गर्लफ्रेंड, ही इज़ माई एक्स बॉयफ्रेंड. तो वो एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड क्या होता है, जो निकल चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं. तो वही है एक्स, वही है. ठीक है ना. तो ये एग्जिट, तो एक्स हो चुका है तो मतलब एग्जिट हो चुका है, एग्जिट हो चुका है मतलब निकल चुका है, मतलब निकल चुका है तो मतलब यही तो यार निकालने की तो बात ये कर ही रहा है. तो मतलब कोई भी आंसर हो सकता है. चलो देख लेते हैं. अब टर्मिनेट, टर्मिनेट बड़ा फिल्म आई थी एक, टर्मिनेटर. किसकी थी? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक फिल्म आई थी, दैट इज टर्मिनेटर. अब ये जो टर्मिनेटर वर्ड है, तो ये टर्मिनेट टर्मिनेटर सेम फैमिली के हो गए. तो मतलब विनाश करना, तो इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, विनाश करना, तबाह करना. ठीक है ना. एक्सटर्मिनेट, तबाह करना, तबाह करके समझ लो बाहर निकाल देना, तबाह करना. और अगर मैं बात करता हूं एक्सटिरपेट, तो बेटा ये इसका सिनोनिम है तबाह करना. तो इसका मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ देना. अब किसी चीज को आप उखाड़ रहे हो तो मतलब तबाही कर रहे हो ना, मतलब उसके साथ तबाही मचा रहे हो और क्या कर रहे हो, अगर उसे उखाड़ रहे हो तो इसका मतलब होता है उखाड़ना, खत्म करना. तो इसका सिनोनिम हो गया उखाड़ फेंकना, तो ये सिनोनिम हुआ. तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है तो दो तो आंसर हो नहीं सकते, दो तो आंसर हो नहीं सकते. इसका मतलब है ये गए, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है. तो भाई इसका मतलब तो सेम मीनिंग के हिसाब से ये तो हो नहीं सकता सिनोनिम, क्योंकि आंसर तो एक ही बनेगा. अगर ये आंसर है तो फिर ये भी होगा, ये गया. अब मैं इरेडिकेट की बात करूं, ये भी एग्जिट की बात है. इसका मतलब होता है उन्मूलन करना. उन्मूलन करना मतलब किसी चीज को अवॉइड करना, गेट रिड ऑफ. मतलब किसी भी चीज का हम जो कर रहे हैं तो इरेडिकेशन कर रहे हैं, मतलब उसे निकाल रहे हैं, उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं. तो जो बहिष्कार करना होता है, उन्मूलन करना होता है, इट इज़ इरेडिकेट. तो ये वो सेंस है नहीं. तो फिर सीधी सी बात है आंसर ये. तो एस्पर्गेट जो होता है वो यही चीज़ होती है कि आप किसी बुक से उसका ऑब्जेक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं तो एक्सपर्गेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये बुक का आंसर. तो बेटा हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, कारण है, तर्क है. उस तर्क को समझना जरूरी है. चलिए अब क्या लेता है. In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the word. Best substitute, तो best substitute का मतलब one word substitution. तो keen interest और enthusiasm, जिसके अंदर जोश, जुनून, उत्साह होता है, keen interest होता है, तो ये क्या हो जाएगा? keen interest in enthusiasm. तो lassitude, lethargy, avidity, soporific. चलिए लेसिट्यूड जो होता है ना, समझ लो कि जैसे लस्सी पी ले कोई, लेसिट्यूड को निमोनिक से समझ लो. अगर कोई लस्सी पी ले तो क्या करेगा? सुस्ती आना, तो लेजीनेस. तो लेसिट्यूड का मतलब होता है लेजीनेस, लैक ऑफ एनर्जी, लेजीनेस, लेजी होना, टायर्ड होना, समझ रहे, टायर्ड होना. और मतलब लेथार्जिक होना, क्या होता है? लेथार्जिक होना. तो ये भी थकने की और यही सेंस तो यहाँ आ गई, लेथार्जी. तो मतलब इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है. तो लेथार्जी मतलब लैक ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर एनर्जी की कमी हो, जिसमें एनर्जी की कमी हो, लेथार्जी. तो ये दोनों तो सिनोनिम हुई. अगर आते तो ये तो फिर इसका मतलब है ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते. ठीक है, लेथार्जी. बाकी सोपोरिफिक जो होता है ये होता है स्लीपिंग पिल्स. अगर किसी को नींद ना आ रही हो, नींद लेने के लिए जो हम पिल्स लेंगे तो नींद आने की जो वजह होती है दैट इज कॉल्ड सोपोरिफिक. तो मतलब ये तो है नहीं, तो आंसर एविडिटी, सी आंसर एविडिटी, कीन इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म.
किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना और जोश जुनून दिखाना, तो दैट इज़ एविडिटी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम required to rearrange the jumbled sentences, मतलब PQRS जिसे हम कह देते हैं, jumbled sentences बोल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं PQRS की। jumbled sentences, PQRS या sentence arrangement एक ही बात है। अगर इसने बोला jumbled sentences, इसी को कहते हैं हम sentence arrangement, एक ही चीज के अलग अलग नाम, और इसी को हम PQRS भी कह देते हैं, क्योंकि जनरल ये PQRS की फॉर्मेशन में आता है, लेकिन इस वक्त ये ABCD की फॉर्मेशन में है। तो PQRS अगर हम कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अभी हमने सेंटेंस अरेंजमेंट किया था। सबसे पहले देख लिया करो किससे शुरू है, सबसे पहले ये देखा करो किससे शुरू है। तो हमने देखा A और B से शुरू है। ये A और B से मतलब आंसर या तो A में या B, तो मतलब C और D में आंसर नहीं, तो मतलब ये दोनों पहले नहीं हो सकते। किसी भी पैराग्राफ का ये दोनों सेंटेंस पहले नहीं हो सकते, इनसे पैराग्राफ शुरू नहीं हो सकता। रीजन ऑप्शन में ही नहीं है भाई। तो आंसर या तो ए से या बी से, तो देख लेते हैं। कहता है अब इसको पढ़कर देख लो, पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि भाई ए आंसर होगा या बी। तो दूसरे देखें, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, इजराइल के बनने के बाद, चलो ऐसा कहता है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप मतलब अब जो बोल रहा है परिणाम स्वरूप वो बात आई है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये परिणाम आया। मींस दिस वर्ड शोज अस कि इससे पहले भी कुछ ना कुछ होगा। दिस वर्ड शोज अस, इससे पहले भी कुछ ना कुछ होगा। इट मींस इट कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एनी पैराग्राफ। इट कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एनी पैराग्राफ। तो जब ये पहले किसी भी सेंटेंस का पहला पैराग्राफ नहीं हो सकता, तो ये बी से शुरू हुआ, तो भाई इन पे दोनों पे गोली लग गई। तो आंसर या तो ए में है या सी में। तो अब क्या करेंगे, एक ए के बाद डी पढ़ो और एक ए के बाद सी पढ़ो। ये देखना बेटा, रीडिंग स्किल। इनके लिए बेटा मैं सीधी सी बात बताऊं, ये चार चीजें दिमाग में रखो, इनके लिए कोई और छोर नहीं है। ये ऐसे होते हैं, कहां शुरू कहां खत्म, नो वन नोज। कहां शुरू कहां खत्म, नो वन नोज। क्या चार चीजें, सेंटेंस अरेंजमेंट जो मैं करवा रहा हूं, क्लोज टेस्ट, आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, और चौथा वोकेबलरी। इनका कोई और छोर नहीं है। बस रीडिंग स्किल से ये ठीक होते चले जाते हैं। चलो अब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब इसके आंसर्स ले लेते हैं। तो आंसर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो ए के बाद एक बार डी पढ़ो, ए के बाद एक सी पढ़ो। तो पहले ए के बाद डी पढ़ लेते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, मतलब आंसर ए से, मतलब ये पहला हो जाएगा। तो एक के बाद पहले डी पढ़ रहे हैं, क्या पता ये दूसरा हो, फिर ए के बाद सी पढ़ेंगे तो एक क्या पता ये दूसरा हो। तो दोनों में से एक देख लो। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, इजराइल के बनने के बाद, द अरब स्टेट, जो अरब की जो स्टेट्स हैं, वर प्रिपेयरिंग टू अटैक इजराइल। भाई इजराइल के बनने के बाद जो अरब स्टेट्स थे, उन्होंने लगा भाई ये कैसे बन गया, भाई इस देश को तो खत्म करना होगा। तो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी अटैक करने की इजराइल पर। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि या तो सी या डी, क्योंकि या तो सी या डी। तो कहता है, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद दूसरा इसे मान लेते हैं। प्रोबेबली एवरीवन थॉट इजराइल वुड लूज। तो हर किसी ने, संभवतः हर किसी ने सोचा कि इजराइल हार जाएगा, क्योंकि भाई अरब स्टेट्स जो हैं वो उसके ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रही है। तो भाई हर किसी को लगता है संभवतः वो हार जाएगा। तो हाँ भाई ये दूसरा हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन एक बार डी भी पढ़ लो कि इजराइल के बनने के बाद जो अरब स्टेट्स है, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी इजराइल पर अटैक करने की। तो इजराइल ने यह सोचा कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग, कि भाई मैं वेट करूं कि वो मुझ पे आक्रमण करें, कि भाई आक्रमण करें तो मैं इंतजार करूं, तो दे शुड टेक सम एक्शन। उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि अरब कंट्रीज मुझ पे आक्रमण करें, मैं क्यों वेट करूं, इससे पहले मैं ही कोई ना एक्शन ले लूं, पहले मैं ही ना कर दूं। तो देयरफॉर इजराइल डिसाइडेड टू अटैक फर्स्ट। इस वजह से इजराइल ने पहले अटैक करने की कोशिश करी, पहले अटैक क्या कहते हैं करने का निश्चय किया। तो भाई अब आंसर ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस दूं तो भाई मैं तो ये प्रेफरेंस दूंगा, लेकिन कई बच्चे इसे प्रेफरेंस देंगे। तो चलो एक बार को मैं इसे प्रेफरेंस दे देता हूं। ऐसे मानो कि मैं एक बार को इसे प्रेफरेंस दे देता हूं। इसे 1 मान लिया, तो इसे 2 मान लो। अभी हम इसे मान लेते हैं। तो इसे 2 मान लिया, तो मतलब अगर इसे 2 मान लिया तो मतलब आंसर ये बन रहा है। चलो ए सी, फिर डी भी ले लो।
तो क्या कहता है, इजराइल के फॉर्मेशन के बाद अरब स्टेट्स तैयारियां करने लगी अटैक करने की। तो संभवतया सबने सोचा कि भाई इजराइल तो हार जाएगा अरब कंट्रीज से। फिर डी आता है, इजराइल ने सोचा कि भाई इंतजार क्यों करूं, मैं ही अटैक ना कर दूं, तो उसने अटैक करने का सोचा। तो ये तीसरा, उसने अटैक करने का सोचा। और अब फिर बी, तो बी लेता है। तो चौथा, कॉन्सिक्वेंटली और परिणाम स्वरूप द अरब मिलिट्रीज बिकेम वीक एंड इजराइल वॉन द वार। तो परिणाम स्वरूप इस जो क्या कहते हैं मिलिट्री जो है वो वीक हो गई, अरब कंट्रीज वीक हो गई और इजराइल वोन द वार, और इजराइल ने वार जीत ली। तो ये क्या कहते हैं आंसर बना ए सी डी बी। तो क्या बना, ए सी डी और बी, ये बना। तो परिणाम स्वरूप कि भाई उसने डिसाइड किया तो इसके परिणाम स्वरूप ये आया। तो देखो आंसर इससे भी बन रहा है, क्या कहते हैं हमने सी को ले लिया। एक बार ए को भी लेकर देख लो, फिर मैं कंपैरिजन ले लेता हूं, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है एक बार ये क्या कहते हैं, ये ए सी डी भी लिया, ए डी बी सी भी ये भी ले लो। तो ये पहला तो ये हुआ, तो डी को सेकंड मान लो। तो हमने डी को सेकंड माना, तो सी को फर्स्ट मान लिया और बी को फोर मान लिया। चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो पहला कि भाई इजराइल के फॉर्मेशन के बाद जो अरब स्टेट्स हैं उन्होंने तैयारियां करनी शुरू करी इजराइल पर अटैक करने की, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। अब तैयारी शुरू करी तो भाई क्या कहते हैं इजराइल जो था उसने सोचा कि भाई इंतजार करने के अब बजाय क्यों ना मैं ही कोई एक्शन ले लूं, और उसने अटैक करने का सोचा। फिर उसके बाद दो के बाद जो हम तीसरा लेते हैं सी, तो मतलब थर्ड ये हो जाएगा। तो उसने सोचा और प्रोबेबली एवरी वन थॉट इजराइल वुड विन, तो हर किसी ने सोचा कि भाई इजराइल जीत जाएगा, और कॉन्सिक्वेंटली और परिणाम स्वरूप, तो मतलब हर किसी ने सोचा कि इजराइल हार जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप अरब मिलिट्री वीक हो गई। तो मतलब इसके परिणाम स्वरूप मिलिट्री वीक हो गई, सोचो इसके परिणाम स्वरूप मिलिट्री वीक हो गई, या फिर अटैक उसने करने की सोची इसके कॉन्सिक्वेंटली अरब मिलिट्री वीक हो गई। सोचो मतलब सी के बाद बी आएगा या डी के बाद बी आएगा। तो बेटा आप ये समझ पा रहे हैं कि सी के बाद बी नहीं आएगा, तो ये आंसर ये नहीं, आंसर ये होगा, और ये भी हमारा उसमें गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, समटाइम्स हो जाता है। ए सी बी डी, तो यहां पर आंसर होगा सी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया ना। ये कॉन्सिक्वेंटली किसकी वजह से है कि लोगों ने सोचा कि इजराइल हार जाएगा, या फिर इजराइल ने सोचा कि पहले मैं अटैक कर दूं, इस वजह से कि उसने पहले अटैक कर दिया तो मिलिट्री वीक हो पड़ गई वो, तो उसके अटैक करने की वजह से मिलिट्री वीक पड़ी है, ना कि किसी के सोचने की वजह से मिलिट्री वीक पड़ गई। तो मैंने बताया ना, जब एक होता है एक पहला आंसर आता है, पहला सेंटेंस होता है, तो दूसरे का रीजन भी उसमें होता है, दूसरा आता है तो तीसरे का रीजन भी उसमें होता है, तो तीसरा आता है तो तीसरा चौथे का रीजन साथ लेकर आता है। तो बेटा अब आंसर समझ में आ गया होगा। अब आंसर समझ में आ गया तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्लोज टेस्ट है। तो चलिए क्लोज टेस्ट, वैसे एक साथ अगर मैं बात करूं, क्लोज टेस्ट पहले पूरा पढ़ लिया करो, उसके बाद डिसाइड करो है ना कि कौन सा आएगा। लेते हैं, ए हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द, कि जो हेल्दी बॉडी होती है वो नेसेसरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द, किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्ट, दिमाग के डेवलपमेंट के लिए। तो कहते हैं ना ये कहावत है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो मतलब स्वस्थ शरीर होगा तभी तो स्वस्थ मस्तिष्क का उसमें निवास होगा। तो यही कह रहा है, जो हेल्दी बॉडी होती है वो ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, फॉर द इंटेलेक्ट, दिमाग के लिए, एंड विजडम, और बुद्धिमत्ता के लिए। तो इंटेलेक्ट और विजडम के लिए तो ये ज़रूरी है। कहता है एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू डैश गुड हेल्थ। तो भाई टू गुड हेल्थ मैं वैसे बता देता हूँ, मैं टिक वैसे बता दूँ क्योंकि एक साथ ये पेज पर आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं बताता हुआ चलूँगा तो आप आंसर देखना। तो इसने बोला अगला एंड, तो यहाँ से एवरी ह्यूमन बीइंग, जो हर ह्यूमन बीइंग है उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, रोजाना, टू, किस लिए, टू डैश गुड हेल्थ, गुड हेल्थ को डैश करने के लिए, गुड हेल्थ को डैश करने के लिए। तो गुड हेल्थ को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, गुड हेल्थ को मेंटेन, मैं बता रहा हूं ये आंसर हो जाएगा।
ए हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी, कि हेल्दी बॉडी ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट के डेवलपमेंट के लिए और विजडम के डेवलपमेंट के लिए। और एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज, उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए रोजाना टू मेंटेन गुड हेल्थ को गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और कहता है फिजिकल एक्सरसाइज डैश, कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज होती है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आगे लेते हैं। जो फिजिकल एक्सरसाइज है डैश फिजिकल फिटनेस, तो एंश्योर्स मतलब वो पक्का करती है, सुनिश्चित करती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो सुनिश्चित करती है फिजिकल फिटनेस, कि भाई अगर आप फिजिकली एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकल फिटनेस, आप लंबे चौड़े तगड़े हो जाओगे, ठीक है ना। बाकी इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, इसका मतलब है सुनिश्चित करना, आंसर लिख लो। इसका मतलब होता है एंसनेट्स का मतलब होता है ट्रैप, फंसा लेना, किसी को ट्रैप कर लेना। एंसनेट्स का मतलब होता है किसी को घेर लेना, ट्रैप कर लेना, जाल में फंसा लेना। और एंटेंगल्स जो होता है वो किसी चीज में फंसा हुआ जो होता है, एंटेंगल्ड। जैसे हम अपनी लीड होती है, फोन की लीड होती है ना, तो उसको हम जेब में डालते नहीं खालते तो हमेशा वो एंटेंगल्ड निकलती है, फंसी हुई, उलझी हुई। और एंश्योरिंग का मतलब होता है फोर्थ कमिंग, आने वाला, आगामी, नेक्स्ट। तो आंसर होगा एंश्योर्स, सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला, ए हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम। Every human being should exercise daily to maintain good health. Physical exercise ensures physical fitness. Next, it makes human being mentally dash. तो इससे इंसान जो होता है mentally alert रहता है। तो mentally और mindfully, तो ये तो सिनोनिम हो गए, ये तो कट गया है ना। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर रहेगा अलर्ट, वो अलर्ट रहता है, डिफेक्टिव नहीं रहता है। तो जब एक्सरसाइज करेगा तो भाई डिफेक्टिव क्यों होगा, वो एक्सरसाइज करेगा तो वो अलर्ट रहेगा। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट लेते हैं, तो फिर लेता है कि वो क्या हो जाएगा, मेंटली अलर्ट। फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड, फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है टू डैश फूड प्रॉपरली। तो फूड को क्या करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है बच्चे। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें ये फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारे आंसर आपको मिल गए हैं, ठीक है। अगला हमारा नहीं है, तो बेटा यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चंस के आंसर दिए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस में, और हर क्वेश्चन का रिप्लाई आपको लॉजिकली, ग्रामेटिकली और फैक्चुअली दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।